नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। अब आज हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने पढ़ा था जेम्स हटन के बारे में, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में, और इसमें हमने बात की थी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत, अद्वैतवादी सिद्धांत और द्वैतवादी सिद्धांत के बारे में बात की थी। अद्वैतवादी सिद्धांत में कौन कौन लोग आते थे ये बताया था, और द्वैतवादी सिद्धांत में कौन कौन लोग आते थे कि कौन से लोग जो द्वैतवाद के समर्थक थे वो कौन कौन थे, इसमें हमने इसके बारे में बात की थी। और कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में इसमें हमने डिटेल से बात की थी। सेकंड क्लास में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, फिर आते हैं द्वैतवादी सिद्धांत में चैम्बरलिन का ग्रहाणु सिद्धांत, जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना, ऑटो श्मिट की अंतर ताराधूल परिकल्पना और बिग बैंग थ्योरी, इसके बारे में हमने डिटेल से बात की थी। आज हमारी ये सिद्धांत की लास्ट क्लास होगी। आज हम लोग स्फीति सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, बिग क्रंच थ्योरी क्या है ये देखेंगे, दोलन ब्रह्मांड सिद्धांत क्या है और सतत सृष्टि सिद्धांत क्या है। इन चारों सिद्धांत के बारे में बढ़िया से आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने एक इमेज जनरेट की है, इसमें बढ़िया से सतत सृष्टि सिद्धांत के बारे में सब कुछ बताया गया है। सतत सृष्टि सिद्धांत के बारे में एक जो लाइन फेमस है वो ये है कि ब्रह्मांड सदा से है, सदा रहेगा और निरंतर सृष्टि रहेगी और इसका निरंतर विकास होगा। ये इसकी फेमस लाइनें आते हैं इस पे। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो सतत सृष्टि सिद्धांत है, यहाँ पे सतत सृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है, तो फ्रेड हॉयल है, इसके बाद में थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी। देखिए, जो सिद्धांत है ना, जो सतत सृष्टि सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी, जबकि जो फ्रेड होयल हैं ये समर्थक में माने जाते हैं। ये हैं समर्थक, मतलब हाँ, इन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि हाँ भैया ऐसा कुछ हुआ होगा। ये समर्थक है। प्रतिपादक में कौन है, थॉमस गोल्ड, हर्मन बॉडी और फ्रेड होयल का भी आप नाम याद रखेंगे। एक भारतीय थे, भारतीय का नाम था जयंती नार्लिंकर, ये भारत के थे, इन्होंने भी इसका समर्थन किया था। ठीक है। अब देखिए, इस सिद्धांत में कहा क्या गया था, तो इस सिद्धांत में कहा गया था कि जो ब्रह्मांड का विस्तार है वो निरंतर हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, घनत्व थोड़ा बहुत कम हो रहा है, घनत्व कम होने की प्रवृत्ति है। तीसरी बात कही गई कि नए पदार्थ का लगातार निर्माण हो रहा है, यहाँ पर नए पदार्थ लगातार बन रहे हैं। और चौथी बात कही गई कि घनत्व तो कम हो रहा है, लेकिन जो औसत घनत्व है ना, जो औसत घनत्व है वो लगभग स्थिर है। और पांचवी बात इसमें कही गई कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस बातों का आपको ध्यान में रखना है। वैसे पूछा जाता है कि बस प्रतिपादक कौन है बस, लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट है थोड़े से। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक परिचय नाम का दिया गया है, यहाँ पे परिचय पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि सतत सृष्टि सिद्धांत, जो सतत सृष्टि सिद्धांत है, जो सतत सृष्टि सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझाने वाला सिद्धांत है। दूसरा, इसको प्रस्तुत किसने किया, तो इसको प्रस्तुत किया फ्रेड हॉयल ने, थॉमस गोल्ड ने और हर्मन बॉडी ने 1948 में। ठीक है। इस सिद्धांत को कंटिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में ये लाइन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो ऊपर सबसे लिखी है कि ब्रह्मांड सदा से है, सदा रहेगा, निरंतर सृष्टि, निरंतर विस्तार। यहाँ पे लाइन लिखी है कि ब्रह्मांड सदा से है, सदा रहेगा, निरंतर सृष्टि है और निरंतर इसका विस्तार होते रह रहा है। ठीक है। फिर इस सिद्धांत में जो मुख्य विचार है वो यहाँ पे है। देखिए, ब्रह्मांड का न तो कोई निश्चित आरंभ है और न ही कोई निश्चित अंत है। यहाँ पे कहा गया है ब्रह्मांड का न तो कोई निश्चित आरंभ है न ही कोई निश्चित अंत है, ब्रह्मांड अनादि है, ब्रह्मांड अनादि और अनंत है तथा बड़े पैमाने पर हमेशा एक जैसा ही दिखाई देगा। ठीक। आगे, ब्रह्मांड के विस्तार के बावजूद इसका औसत घनत्व लगभग स्थिर है। मतलब देखो, यहाँ पे जब विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का
तो घनत्व कम हो रहा है, लेकिन जो उसका औसत घनत्व है, जो एवरेज डेंसिटी है इसकी, ये लगभग स्थिर है। और ऐसा इसलिए माना गया कि ब्रह्मांड के विस्तार के साथ कई नए पदार्थ की सृष्टि भी लगातार हो रही है। जो औसत घनत्व वो स्टेबल क्यों है? क्योंकि नई जो सृष्टि बन रही है, नए पदार्थ बन रहे हैं, और नए पदार्थ के कारण ऐसा हो रहा होगा कि जो एवरेज घनत्व है वो लगभग अभी स्टेबल है। ठीक है, तो इतना बस आपको इसमें ख्याल रखना है। ये हो गया अपना सतत सृष्टि सिद्धांत। किसने दिया था? फ्रेड होयल ने, थॉमस गोल्ड ने, हर्मन बॉडी ने। भारत के समर्थक कौन थे? जयंती नार्लिंकर ने इसका समर्थन किया था। और एक बात और ध्यान रखना है, ये सिद्धांत आइंस्टीन के E = mc² पर भी आधारित है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जाता है कि ये सिद्धांत आया कब था? तो ये सिद्धांत आया था 1948 में, 1948 में। तो आपको इतना ये ख्याल में रखना है। अब आते हैं अपने अगले सिद्धांत पे। अगला है हमारा दोलनशील ब्रह्मांड का सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड जो है वो लगातार फैलता और सिकुड़ता रहता है। अर्थात ब्रह्मांड का कोई एक अंतिम अंत नहीं होता, बल्कि उसका चक्रण होता रहता है। मतलब पहले ब्रह्मांड बनेगा, उसके बाद दोबारा सिकुड़ जाएगा। यानी कि पहले बताया गया था कि बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट से ब्रह्मांड का प्रारंभ हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर उसका विस्तार होगा, फिर उसका अधिकतम विस्तार होगा, मतलब मैक्सिमम पहले विस्तार हो जाएगा, फिर उसके बाद संकुचन होगा, फिर महासंकुचन होगा, यानी कि बिग क्रंच होगा। बिग क्रंच मतलब कि एक बिंदु के रूप में दोबारा से बदल जाएगा, और उसके बाद पुनः बिग बैंग होगा। पहले देखो एक बिंदु है, इससे पूरा ब्रह्मांड पहले बनेगा, खूब फैलेगा, मैक्सिमम फैल गया, फिर दोबारा से ये संकुचन होना शुरू होगा, मतलब दोबारा से उसी एक बिंदु के रूप में बदल जाएगा, और दोबारा से फिर महाविस्फोट होगा। तो ये सिद्धांत यही बताता है कि पहले ब्रह्मांड, पहले बिग बैंग होगा, फिर उसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार होगा, फिर मैक्सिमम विस्तार होगा, फिर उसका संकुचन होगा मतलब सिकुड़ेगा, फिर दोबारा से बिग क्रंच मतलब कि एक बिंदु के रूप में दोबारा से बदल जाएगा, और उसके बाद दोबारा से एक नया बिग बैंग होगा। और ये चक्र दोहराता रहता है, ये चक्र लगातार होता रहता है, हमेशा से होता रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसकी इमेज है। इसको पहले इसके प्रतिपादक कौन थे? तो ये एलन संडेजा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये प्रस्तुत किया गया था एलन संडेजा द्वारा। और इसमें क्या कहा गया? इसमें वही कहा गया कि पहले बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण एक समय ऐसा आ गया जब विस्तार रुक गया, मतलब अब मैक्सिमम विस्तार था, मैक्सिमम विस्तार हो गया, और अब ये इसके आगे नहीं जा पा रहा है, ये रुक गया। इसके बाद ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ेगा, दोबारा से सिकुड़ेगा, पीछे आएगा, कम होना शुरू होगा ब्रह्मांड। उसके बाद में ये दोबारा से एक बिंदु के रूप में बदल जाएगा, और ये चक्र निरंतर चलता रहेगा। देखो यहाँ पे हुई है बिग बैंग, यहाँ पे हुआ है बिग बैंग, ठीक है, यहाँ पे बिग बैंग हो गई। उसके बाद में इसका ये ब्रह्मांड का मैक्सिमम विस्तार आ गया दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे इसमें सिकुड़न शुरू हो गई, संकुचित होने लगा। फिर चौथे नंबर पे ये महासंकुचित हो गया, मतलब कि अब इससे ज़्यादा ये संकुचित नहीं हो सकता, यानी कि एक पॉइंट के रूप में बदल गया। और उसके बाद में एक नया बिग बैंग होगा, एक नया महाविस्फोट होगा। तो यही ये सिद्धांत कहता है। इसको हम लोग कहते हैं दोलनशील ब्रह्मांड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगातार फैलता है और सिकुड़ता रहता है, अर्थात ब्रह्मांड का कोई अंतिम अंत नहीं होता, बल्कि उसका ये चक्र चलता रहता है। मतलब बिग बैंग होगा, फिर लास्ट में बिग क्रंच होगा, फिर दोबारा से बिग बैंग होगा, ये चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, अब आते हैं अगले सिद्धांत पे। अगला सिद्धांत वही है बिग क्रंच थ्योरी। बिग क्रंच थ्योरी, बिग क्रंच थ्योरी हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। बिग क्रंच थ्योरी का मतलब ब्रह्मांड का सिकुड़ के दोबारा से एक बिंदु के रूप में बदल जाना, वही होता है बिग क्रंच थ्योरी। यहाँ पे इसको देखते हैं। बिग क्रंच थ्योरी ब्रह्मांड के अंत के बारे में ये एक वैज्ञानिक विचार है। इसके अनुसार भविष्य में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ब्रह्मांड का फैलना रुक जाएगा। किसके कारण? तो भविष्य में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ब्रह्मांड का फैलना रुक जाएगा, फिर ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा, और अंत में सारा पदार्थ और ऊर्जा एक बहुत छोटे और गर्म बिंदु के रूप में वापस समा जाएंगे, गर्म बिंदु में वापस समा जाएंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं बिग क्रंच थ्योरी। और जब बिग क्रंच थ्योरी होगा तो एलन गुथ के जो दोलन ब्रह्मांड सिद्धांत है उसके अनुसार दोबारा से बिग बैंग सिद्धांत दोबारा होगा, बिग बैंग दोबारा से ही होगा। ठीक है, बिग बैंग मतलब एक बिंदु से समस्त ब्रह्मांड का निर्माण होगा। बिग क्रंच मतलब समस्त ब्रह्मांड दोबारा से एक बिंदु के रूप में
बदल जाएगा। यानी कि बिग बैंग का उल्टा हो गया बिग क्रंच। ये बात समझ में आ गई। अब अगले सिद्धांत पे हम चलते हैं, जो कि है स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी, यानी कि स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत में ये कहा गया है कि जो ब्रह्मांड का वास्तविक घनत्व है उसकी तुलना में जो उसका दृश्य घनत्व है ये बहुत कम है। इसको मैं बताता हूँ अभी। पहले आप ये उसकी अगली लाइन देखिए। इन्होंने कहा कि जो बिग बैंग थ्योरी है ना, जो बिग बैंग का सिद्धांत दिया गया है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने में असमर्थ है। यानी कि ये कहते हैं कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है ये उसका कारण बिग बैंग को नहीं मानते हैं कि नहीं नहीं बिग बैंग से उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इसका कोई और कारण है, या फिर जो ब्रह्मांड से जो संबंधित समस्याएं हैं उसको बिग बैंग सुलझाने में असमर्थ है, इनका ये मानना है। और अब ये मानते हैं इसको, ये मानते हैं कि ब्रह्मांड का वास्तविक घनत्व की तुलना में उसका दृश्य घनत्व कम है। यानी कि इनका मानना ये है कि जो ब्रह्मांड का घनत्व, जो वास्तविक घनत्व है, जो वास्तविक डी मतलब डेंसिटी है वो अधिक है, और जो हम लोग जो देख पाते हैं, जो हम लोग देख पाते हैं ये इस वाले से कम है। तो ये वाला कम क्यों है? तो ये इसका कारण बताते हैं कि ये वाला इसलिए कम है और ये वाला इसलिए अधिक है क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ अदृश्य काले पदार्थ हैं। इसको आप लोग समझ पाए कि नहीं? देखो, ब्रह्मांड का जो दृश्य द्रव्यमान है, जितना मतलब जो आदमी देख पा रहा है, वो ब्रह्मांड के रियल घनत्व से बहुत कम है। और क्यों कम है? क्योंकि ये बता रहे हैं कि जो ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थ, जो वास्तविक घनत्व में क्या है, यहाँ पे अदृश्य, यहाँ पे अदृश्य काले पदार्थ हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अदृश्य काले पदार्थ हैं, जिसके कारण इसका वास्तविक घनत्व अधिक हो जाता है और इनको हम लोग नहीं देख पाते, जिसके कारण दृश्य घनत्व जो है वो कम हो जाता है। इतनी बात समझ आई? वास्तविक घनत्व क्यों कम है, वास्तविक घनत्व क्यों अधिक है और दृश्य घनत्व क्यों कम है? क्योंकि जो वास्तविक घनत्व है उसमें अदृश्य काले पदार्थों की उपस्थिति है, और जिनको हम लोग देख नहीं पाते, तो हम लोग केवल देख पाते हैं दृश्य घनत्व को, जो कि कम होता है। अब ये और आगे कहते हैं, ये आगे कहते हैं कि अदृश्य काले पदार्थों के समूह से गैलेक्सी का निर्माण हुआ। ये कहते हैं कि अदृश्य काले पदार्थों के समूहन से गैलेक्सी का निर्माण हुआ, और उसके बाद गैलेक्सी के विस्फोट जनित पदार्थों के समूहन से स्टार की उत्पत्ति हुई। गैलेक्सी के विस्फोट जनित पदार्थों से क्या हुआ? स्टार की उत्पत्ति हुई। और जो तारे थे, यानी कि अगर हम इसको कॉपी कर लें तो स्टार के विस्फोट जनित पदार्थों से प्लेनेट की उत्पत्ति हुई। ठीक है, एक बार दोबारा। अदृश्य काले पदार्थों के समूहन से गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी के विस्फोट जनित पदार्थ से स्टार की उत्पत्ति हुई, और स्टार के विस्फोट जनित पदार्थ से प्लेनेट की उत्पत्ति हुई। ये कहते हैं। इसको एक अगर हम इमेज बना के देख सकें, देखिए इमेज बनाता हूं मैं इसकी। ये कहते हैं कि पहले यूनिवर्स बना, यूनिवर्स है, यूनिवर्स में क्या है? काले पदार्थों की उपस्थिति है, जिसके कारण इसका जो वास्तविक घनत्व है वो अधिक है और दृश्य घनत्व कम है। फिर इसमें इससे क्या हुआ? इससे गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी में विस्फोट से क्या हुआ? तारे बने, और तारे में विस्फोट से क्या बने? प्लेनेट बने। तो ये थी आज की क्लास। अब कल हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम, अपना कल पढ़ के ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद एक क्लास लाएंगे सन के ऊपर, और फिर उसके बाद शुरू करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर आप दीजिएगा उसको। जो सिद्धांतों की क्लास थी, जो थ्योरी की क्लास थी, वो आज ख़त्म हुई। कल से हम लोग शुरू करेंगे सौरमंडल या फिर ब्रह्मांड।
तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल।